आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इराक में जारी हिंसा ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इराक के अंदरूनी हालात से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। हिंसाग्रस्त इलाकों में 39 भारतीयों की जान अटकी हुई है। भारत सरकार कह रही है कि इराक में अगवा किए गए सारे भारतीय सुरक्षित हैं। राजनयिक और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए बंधकों की रिहाई की कोशिशें जारी हैं। केंद्र सरकार अगवा भारतीयों के परिवारों को दिलासा देने में जुटी है, लेकिन इराक के मौजूदा हालात को देखते हुए सबकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आज बीच बहस में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। सवाल है कि इराक में अगवा भारतीय आखिर कब तक लौटेंगे? हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक क्या किया? जिस मुल्क में सरेआम मौत का खूनी खेल चल रहा है, जहां की सड़कों पर खतरनाक हथियार लिए ISIL के खौफनाक आतंकी मरने मारने पर आमादा हैं। इराक की उसी सरजमी पर मौत के चंगुल में फंसे 39 अगवा भारतीयों को लेकर आई है एक परेशान करने वाली खबर। खबर यह है कि ISIL के चंगुल में फंसे 39 अगवा भारतीयों को ISIL के आतंकी कवच बना सकते हैं। इराक अमेरिका के हमले के दौरान इन्हें मानव कवच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगवा भारतीयों की जान जोखिम में डाल सकते हैं आतंकी इन अगवा भारतीयों को हथियार ढोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इराक के अधिकारियों ने भी इस खतरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगवा भारतीयों की जान जोखिम में डाल सकते हैं आतंकी इन अगवा भारतीयों को हथियार ढोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इराक के अधिकारियों ने भी इस खतरे से आगाह किया है। इस समय किसी भी तरह का इराकी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मोसुल में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको घरों में रहने की हिदायत दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो सेफ जगह पर रहें, कहीं बाहर न निकलें। इससे भी बड़े खतरे की बात यह है कि सरकार की तमाम तर कोशिशों, भरोसों और दावों के बीच अब तक अगवा 39 भारतीयों का कोई सुराग नहीं है। अगवा हुए 40 भारतीयों में जान बचाकर भागे इकलौते भारतीय हरजीत सिंह का दावा है। मोसुल के करीब इरबिल में हो सकते हैं अगवा भारतीय। इरबिल का इलाका नॉर्थ वेस्ट इराक के हिस्से में आता है। मोसुल से 100 किलोमीटर पश्चिम में है इरबिल। कुर्द लड़ाकों के वर्चस्व वाला इलाका है इरबिल। हालांकि पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ISIL के खूंखार आतंकी हर दिन अपना ठिकाना बदल रहे हैं। ऐसे में अगवा 39 भारतीय कहां हैं, ये कहना पुख्ते तौर पे मुश्किल है। We have the 40 workers in Mosul. According to our information from different sources, you know that Mosul is not under control of the government. Therefore, we cannot have our own sources there. But according to the sources which we have checked, they are safe. 15 जून को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे 40 भारतीयों को मोसुल से ही ISIL के आतंकियों ने अगवा कर लिया था। इनमें एक शख्स इनके चंगुल से भागने में कामयाब हुआ। इधर 39 भारतीयों की रिहाई में जुटे भारतीय विदेश मंत्रालय का दावा है कि अगवा हुए 39 भारतीय सुरक्षित हैं। राजनयिक और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सरकार इनकी रिहाई की कोशिशों में जुटी है। अगवा हुए भारतीयों की पहचान हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सरकार इसे जाहिर नहीं करना चाहती। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस बात का दावा किया है कि करीब 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक इराक के अलग अलग शहरों में फंसे हैं। नजफ में ही 100 भारतीय फंसे हैं। कंपनी ने इनका पासपोर्ट जब्त कर रखा है। करीब 5 महीने से कंपनी ने इन्हें वेतन भी नहीं दिया है। जाहिर है हालात हर गुजरते दिन के साथ खौफनाक और खतरनाक होते जा रहे हैं। सवाल इराक के बिगड़ते हालात से ज्यादा मौत के मुंह में फंसे भारतीयों की जिंदगी से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इराक में हिंसा की आंच में भारतीय भी झुलस रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार आखिर क्या कर रही है ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान सुरक्षित वापस लाया जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा जी। इसके अलावा हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे इस्तांबुल से सुहेल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं और जम्मू में एक परिवार जो इंतजार कर रहा है अपनों का ताकि वो इराक से लौट आए, उनके साथ मौजूद हैं अजय जांडियाल। सबसे पहले अजय, आपका ही रुख करते हुए परिवार वालों से बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि मोदी सरकार ने अब तक जितने भी कदम उठाए हैं, क्या लोग इससे संतुष्ट हैं?
चित्रा, बिल्कुल ये परिवार राजेश कुमार का है जो है पिछले लगभग 1.25 साल से इराक में है और इनको पिछले 10-12 दिनों से कोई खबर नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब लास्ट टाइम बात हुई थी उसने ये बताया था कि यहाँ हालात बहुत खराब है और कंपनी ने पासपोर्ट जो है वो अपने पास रख लिया है, पैसे नहीं है और वो वापस नहीं आ सकता। राजेश कुमार की पत्नी मेरे साथ हैं, सबसे पहले इनसे बात करता हूँ। ये पिछले काफी दिनों से परेशान है, रो रो के इनका बुरा हाल है। रीना, आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने शादी पे आना था, बता रहे थे थोड़े दिन पहले, क्या बातें होती थी इससे पहले, और मोदी सरकार की बात करें या सरकार की बात करें, किस तरह की मदद आपको मिल रही है? सर, हमें तो अभी तक तो कोई भी मदद नहीं मिली है। जिस दिन से हमने सुना है हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें खाना पीना कुछ भी, हम सब कुछ भूल चुके हैं और हम पूरा परिवार परेशान बैठे हुए हैं। कोई भी खाना तक नहीं खा रहा, पानी तक नहीं पी रहा, बस हमें यही टेंशन है। और उन्होंने शादी पे आने के लिए कहा था, बस उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही उनका फोन भी बंद हो गया और हम कोई बात तक नहीं कर पाए उनसे अब तक। और अब तक हमारी सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है। जब आपकी बात हुई थी तब उन्होंने कोई हालात के बारे में जिक्र किया था कि क्या हालात है वहाँ? तब हालात ठीक थे जब हमारी बात हुई थी। हालात बिगड़ने के बाद हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। चित्रा, आप देख सकते हैं कि इस परिवार का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पिछले 12 दिनों से ये परेशानी। इनके भाई मेरे साथ हैं। राजकुमार जी, आपके लिए काफी मुश्किल समय है ये। किस तरह से, जब आपसे आखिर में बात हुई थी, आखिरी बार आपसे बात हुई थी, तो क्या बात हुई थी तब? सर, मेरे साथ 9 जून को बात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि मैंने अपना पासपोर्ट और रिटर्न टिकट के लिए कंपनी को बोल रखा है कि मेरे को जल्द से जल्द दीजिए, मेरे को वापस जाना है। तो कंपनी वालों ने यही विश्वास दिलाया था कि 4-5 दिन रुक जाओ, हम आपको पासपोर्ट टिकट दे देंगे रिटर्न। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि भैया मैंने कंपनी से बात करी है, उन्होंने बोला है कि 4-5 दिन वेट करो, उसके बाद हम आपको पासपोर्ट टिकट दे देंगे। तो उसके दूसरे दिन ही जब हम इंतजार में रहे कि हमारे भाई का फोन आएगा और हमें बताएगा, उनका फोन तो कोई आया नहीं। हम 1-2 दिन इंतजार करते रहे। फिर हम जब जहां से ट्राई करने लगे तो उनका फोन जो है स्विच ऑफ आने लगा। कंपनी के नंबर जो भी वो भी सभी स्विच ऑफ, उनके जो फ्रेंड्स थे उनके भी सभी स्विच ऑफ। तो हम दिन रात यही इंतजार कर रहे थे कि हमारे भाई साहब का फोन आएगा तो हम बात कर पाएंगे। 18 तारीख रात को हमने 11 बजे न्यूज सुनी कि इंडिया के 40 आदमी अगवा कर लिए हैं। 19 तारीख सुबह को हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने मीडिया वालों से कांटेक्ट करा और मैं थैंक्स करता हूं मीडिया वालों को जिन्होंने हमारी आवाज J&K गवर्नमेंट, आगे इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाई। बाकी हमारी ना किसी J&K गवर्नमेंट ने किसी तरह की हमारी सुविधा, ना ही किसी अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी किसी तरह की कोई सुविधा, हमारी फैसिलिटी दी है कि विश्वास दिलाया है कि कोई बात नहीं, आपके बच्चे को या भाई को हम जल्द से जल्द सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं J&K गवर्नमेंट से सबसे पहले कि हमारी J&K गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो रही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ सो रही है। जो आज तक हमारे पास किसी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ तक किसी आदमी ने भी हमारे पास आके ये हमारा हौसलाबाजी नहीं दी है कि हम कुछ आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं J&K गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे जनाब नरेंद्र मोदी साहब जी से, सुषमा स्वराज जी से कि हमारे ये जो हमारा इराक में हमारा भाई साहब राजेश कुमार जो फंसे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचा दिया जाए। जब आपकी आखिरी में बात हुई थी उनसे तो तब कुछ बताया था कि उनको की जान का खतरा है, वहां पर भी हालात खराब है? हाँ जी, 9 जून को जब उन्होंने मेरे साथ बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि भाई साहब जहां से दूर से थोड़ा शहर पड़ता है वहां तक उग्रवादियों का जो है हमला हो चुका है और हम जितने भी लोग हैं दिन रात सो नहीं रहे हैं। हमें यही खतरा है कि पता नहीं कब तक हमारे इस एरिया में भी पहुंच जाएंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द जहां से पासपोर्ट मिल जाए और हम अपने हिंदुस्तान देश में वापस सुरक्षित पहुंच पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ।
रीना, एक चीज आपसे फिर से पूछना चाहूंगा। छोटा बच्चा है आपका, वो भी पापा के बारे में पूछता ही होगा, मगर जब आपकी पहले बात होती थी राजेश से, तो तब कुछ बताते थे कि वहां पे किस तरह की कंपनी है, या कंपनी वाले पासपोर्ट उनका लेके रखा हुआ है, वो वापस नहीं आने देना चाहते? हाँ सर, वो तब तो उधर के हालात ठीक ही थे। जब हम फोन हमें आता था, हम बातचीत करते थे, 2-4 दिन के बाद फोन आ जाता था, कई बार थोड़ी लेट भी आता था, लेकिन तब उधर मतलब हालात सुधरे हुए थे। तो काम के बारे में बताते थे कि हमें काम से ही मतलब है, हम काम ही करते हैं इधर आके। बाकी वो उन्होंने घर में आने के लिए बोला था, तो हम इंतजार में लगे हुए थे कि चलो ठीक है, शादी है, शादी का माहौल है, क्या पता छुट्टी मिल जाए, या जैसे भी आना होगा, हम इंतजार में ही लगे हुए थे। जब आखिरी बार आपसे बात हुई तब हालात खराब हो चुके थे, तब क्या कहा था? सर, जब बात हुई थी तब तो हालात मेरे से हालात बिगड़ने से पहले ही बात हुई थी। जब हालात बिगड़ चुके थे फिर तो उनका फोन ही बंद हो गया। हम फोन, पूरी फैमिली हमारी ट्राई कर रही थी, फोन तो उनका स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। अब आपको किस चीज का खतरा लग रहा है? हमें खतरा तो यही लग रहा है कि वहाँ का माहौल देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे मतलब हालात बन चुके हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो चुका है। इसलिए हम अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द जितनी कोशिश करे उतनी ही उनके लिए कम है, और जल्द से जल्द हमारे घर में हमारे पर्सन को पहुंचाया जाए, हमारे पति को पहुंचाया जाए, ताकि हम सब पूरी फैमिली जो कि परेशान बैठी है उनको कुछ हौसला मिल पाए और उनकी उम्मीद पूरी हो सके। आपका बच्चा जो है वो कितने साल का है? वो पूछता है पापा के लिए? हाँ सर, वो अभी 2.5 साल का हुआ है। वो पूछता है, पहले तो उसको पता नहीं था, अब वो फोटो देखता है। किसी का भी फोन आए, किसी भी रिश्तेदार का फोन आता है तो वो यही बोलता है, पापा क्या बोल रहे हैं, पापा का फोन आया, पापा क्या बोल रहे हैं। चाहे कोई भी फोन करे, कोई मासी का फोन है, मामू का फोन है, किसी का भी फोन है, उसने एक ही रट लगा के रखी है, पापा क्या बोल रहे हैं, कब आएंगे, मेरे लिए चीजी लेके आएंगे, एरोप्लेन लेके आएंगे, कब आना है। किसी का भी फोन है, उसने एक ही मुंह से आवाज निकाली है, पापा ने क्या बोला फोन में, पापा का फोन आया था, पापा ने क्या बोला, कब आना है। बस वो यही रट्टा लगा के बैठा हुआ है। सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, सरकार से तो हम हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं सरकार को, यही कह सकते हैं कि हमारी मदद करे जिस तरह से हो सके। हम दोनों हाथ जोड़ के सरकार के आके विनती करते हैं कि उनको जल्द से जल्द भारत में पहुंचाया जाए और लाया जाए, उनको जितना जल्दी हो सके उनको हमारे पास पहुंचाया जाए। तो आप सुन सकते हैं चित्रा, जिस तरह के यहाँ पे हालात है, ये परिवार पिछले काफी दिनों से परेशान है। कोई उम्मीद की इनको नहीं दिख रही है, और एक उम्मीद, अगर ये आस इनको जो है वो सिर्फ सरकार पे है कि सरकार आखिर कुछ करे ताकि राजेश जो है अपने घर वापस लौट सके। एक पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी जब 2.5 साल का बच्चा मासूम सवाल पूछ रहा होगा कि पापा लौट कर कब आएंगे, और इस सवाल का जवाब हमारी मोदी सरकार के पास भी नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा जी भी जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। कमर आगा जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, नरेंद्र मोदी ने देरी की पूरे मामले में रिएक्शन देने में, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अब तक जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, आपको लग रहा है कि वो काफी है? देखिए, काफी तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बड़ी समस्या जो बहुत जटिल है जी। जिस एरिया में ये लोग फंसे हुए हैं, उस एरिया में कांटेक्ट करना, वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अराजकता सी वहां फैल रही है पूरे एरिया में, और ये लोग जहां जहां पे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। हालांकि अब कुछ कांटेक्ट हो गए हैं, और भारत सरकार ने जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे पता चलता है कि इनके कुछ छुटाने की भी कोशिश चल रही है। इराकी सरकार का वहां पे बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन बहरहाल वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप हैं, संगठन हैं जिनका भारत से अच्छा रिश्ता है, या जैसे वहां पे कुछ ट्राइबल चीफ्स हैं, उनसे बातचीत, उनके जरिए इनको लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ उलमाज होंगे जिनके जरिए बातचीत चल रही होगी। तो ये कई चैनल पे बातचीत हो रही है। सरकार को बहुत ज्यादा पता नहीं उनके रिश्तेदार कौन है, उन तक तो सरकार पहुंचती नहीं। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि मालूम करे उनके रिश्तेदार कौन है, और इस मुश्किल घड़ी में उनसे बातचीत
करे, उनको बताती रहे, अप टू डेट देती रहे, वो भी जे इनके सरकार ने अभी तक नहीं किया है। बिल्कुल। तीसरी चीज ये है कि वहां पे जो हालात हैं वो जल्दी सुधरने वाले नहीं है। अगर ये लोग पहले ही, जैसे ही जब इन्हें पता चला था कि बगल के शहर में हालात बिगड़ रहे हैं, अगर ये उस समय ये बगदाद आ जाते तो इनको पासपोर्ट के बगैर वेट करे, बगैर पासपोर्ट छोड़ के भी अगर आ जाते तो इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट एम्बेसी से मिल जाता और ये हिंदुस्तान सेफ आ जाता। लेकिन इन लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इनको बताने वाला नहीं होता, ये बेचारे इसी तरह फंसते चले गए सब। बिल्कुल फंसते हुए चले गए। और विदेशी मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि सुरक्षित इतने भारतीयों को स्वदेश वो वापस कैसे लौट कर लाती है। हमारे साथ इस्तांबुल से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे सुहेल बुखारी। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया न्यूज पहला चैनल है जो इराक पहुंचने वाला है। सुहेल बुखारी आपको दिखाई दे रहे हैं। सुहेल, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है और सबसे प्रमुख सवाल, आप इराक बॉर्डर के बिल्कुल करीब तक हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं वहां पर, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक इराक के बिगड़ते हालात और खासतौर से जो भारतीयों पे उसका असर हो रहा है वहां पे जो है हजारों की संख्या में, तो बहुत अच्छी खबरें अभी तक उस लेवल की नहीं आई हैं जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो। लेकिन एफर्ट्स की जहां तक बात है भारतीय सरकार के जारी हैं। मल्टीपल लेवल पे कम्युनिकेशन लाइंस खोली गई हैं क्योंकि जिन हालात से इराक गुजर रहा है, यहाँ पे एक पावर सेंटर नहीं बल्कि काफी सारे लोग हैं जिनकी से अब है इन हालात में। तो जितनी मल्टीपल लाइंस हो सकती थी कम्युनिकेशन की वो खोल दी गई हैं भारतीय सरकार द्वारा। बातचीत जारी है, कोशिश ये की जा रही है कि वो भारतीय नागरिक जो बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाया जा सके। साथ ही जो बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में जहां पे भयंकर झड़पें अभी भी जारी हैं, तो उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए प्रयास बिल्कुल जारी हैं। और साथ ही जो बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में जहां पे भयंकर झड़पें अभी भी जारी हैं, तो उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए प्रयास बिल्कुल जारी हैं। और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा रहा है भारतीय सरकार द्वारा, न सिर्फ अन्य देशों के जो मिशन है इराक में उनके साथ बैठ के, बल्कि जो भारतीय दूतावास आस पड़ोस के मुल्कों में हैं, चाहे वो तुर्की हो, जॉर्डन हो, उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा रहा है कि कोशिश ये की जाए कि इन लोगों को बचाया जा सके और बिना वक्त गंवाए इन्हें यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाए। समय बहुत कम ही बचा हुआ है, इस वजह से भी बेहद जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर सुहेल, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि ग्राउंड जीरो से किस तरह के हालात, किस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है? आप इस्तांबुल में मौजूद हैं। आतंकियों और इराकी फौज के बीच टकराव की भी खबरें हैं, इस बारे में क्या कुछ बताएंगे आप हमें? चलिए सुहेल के पास हम चलेंगे इस सवाल के साथ, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से कमर आगा जी, एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूं, उसके बाद जम्मू हम चलेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि विदेशी मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी चुनौती, सरकार को आए कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन इतनी बड़ी चुनौती उसके सामने आ गई है। कौन कौन से मोर्चे ऐसे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी सरकार को तेजी से कदम आगे बढ़ाने होंगे और किस तरह की चुनौतियां इस वक्त सरकार के सामने आप देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि चारों तरफ फैलता जा रहा है। जिस तरह की शक्तियां इस समय पावर में, जिन्होंने इराक के अंदर अपना वर्चस्व बनाया है, खासतौर से इन एरियाज में, इराक और सीरिया के अंदर, ये भारत के मित्र नहीं है। इन लोगों ने ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में ली है। अबू बकर बगदादी हो या बोको हराम के लीडर हो, ये सब पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए हैं। वहां ये अलकायदा के हिस्सा हुआ करते थे किसी समय में, उसी आइडियोलॉजी को ये आज भी मानते हैं। और जब से ये वहां पे सक्रिय हुए हैं, हम अलकायदा ने एक कैसेट भी रिलीज किया है कश्मीर में को लेके, फिर उसके अलावा काफी उत्तेजित भी हो गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती भारतवर्ष के लिए इस वक्त आतंकवाद है। वो जितना ये बढ़ेगा उतना खतरा हमारे लिए बढ़ता जाएगा, उसको रोकना बहुत जरूरी है। ये मैं समझता हूं सरकार को इस बात पे जरूर सोच रही होगी कि किस तरीके से इसको रोका जाए, और ये अकेले नहीं रोक सकते। मैं समझता हूं कि बहुत से मुल्कों से बात करना पड़ेगा जो कि आतंकवाद से पीड़ित हैं, तभी कुछ इसका सलूशन निकल सकता है। और मुझे एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से डील करना पड़ेगा जिसमें अमेरिका, यूरोप हैं, दूसरी तरफ रीजनल जो कंट्रीज हैं
जो जैसे ईरान है, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है, मैं समझता हूँ रशिया से भी बात करनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो कोई कंट्रीज से जुड़ना चाहती हैं उसके लिए, बगैर उसके अकेले काम नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और अरब देशों को भी ये सोचना चाहिए, इसलिए कि इराक से मिला हुआ सऊदी अरेबिया, कुवैत और जॉर्डन भी है और इन तीनों देशों ने उनको पहले सपोर्ट भी किया था। अब इन जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं इनका सऊदी अरेबिया में भी काफी सपोर्ट है इनको और कुवैत में भी काफी सपोर्ट है और जॉर्डन में भी है। ये रीजन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 लाख इंडियन वहाँ काम करते हैं, लगभग 70% तेल की सप्लाई वहाँ से आती है, $150 बिलियन का हमारा ट्रेड है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हमारी अगर हम अर्थव्यवस्था जिसको हम 5% से बढ़ा के 6 और 8% ले जाना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, तो तेल की सप्लाई भी लगातार बनती रहनी चाहिए और हमारा ट्रेड भी उसके साथ बनना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें कमर आगा जी आपने बताई और जिस आतंकवाद का हम जिक्र कर रहे हैं दरअसल वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और जल्द ही मोदी सरकार को भी इस दिशा में कड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। एक बार फिर से इस्तांबुल का हम रुख कर लेते हैं। सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो? जरा ये बताइए ग्राउंड जीरो से किस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जहां तक ग्राउंड रियलिटीज की बात है तो लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो मिलिशिया है, आईएसआईएस के जो लोग हैं वो हर दिन नए इलाकों में घुस रहे हैं और वहां वो कब्जा जमा रहे हैं। बड़ी खूनरेज झड़पें हो रही हैं, बहुत वायलेंट क्लैशेस हमने देखे हैं कई सारे इलाकों में, लेकिन ये जरूर है कि अपर हैंड ऐसा लग रहा है इन मिलिशिया का है, क्योंकि हर दिन नए इलाकों में ये जा रहे हैं और वहां अपना कब्जा जमा रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। हालात वहां के लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित वापसी भारतीयों की कैसे हो, यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से जम्मू हम चलते हैं। अजय, जरा जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए। मोदी सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं? इन लोगों से किन किन अधिकारियों ने संपर्क किया है? किस तरह की जानकारी आखिरी बार परिवार की कब बातचीत हुई थी और अब चलते चलते ये लोग चाहते क्या हैं सरकार से? चित्रा, मेरे साथ जो है राजेश के पिता हैं, मैं इनसे बात करूंगा और आपको बता दूं कि इस परिवार के साथ किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संपर्क नहीं किया गया था। इंडिया न्यूज पर ही जब इनकी खबर जो है दिखाई गई उसके बाद हमने खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इनका संपर्क करवाया और इनका नाम जो है वहां तक पहुंचाया था। आप मुझे बताएंगे कि किस तरह की उम्मीद है आपको अपने बेटे की वापसी के लिए सरकार से? हमें उम्मीद तो फुल है, लेकिन हमारी अभी तक गवर्नमेंट कोई भी जो है हमारी मदद नहीं कर रही है, क्योंकि हम तो 10-12 दिन हो गया कोई हमारा फोन नहीं हो रहा। इसलिए हम जेएंड गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट किया कि अभी तक हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारे घर में नहीं आया कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या परेशानी है। तो दिल्ली वाले तो कहाँ रहा, जम्मू वाला नहीं, हमारे जेएंड का कोई नहीं है, दिल्ली तो बात बहुत दूर है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जेएंड के गवर्नमेंट के कि हमारी जितनी जल्दी बात हो दिल्ली में पहुंचाया जाए और दिल्ली वाले से बात करके आगे राख में पहुंचाया जाए। राज्य सरकार से नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वक्त की कमी है, इस वजह से माफी के साथ अजय आपको रोकना पड़ रहा है। आगे भी हम इन परिवार वालों का दुख बांटने की कोशिश जरूर करेंगे और हालात पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल कमर आगा जी आपका, अजय जांडियाल आपका और इस्तांबुल से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता सोहेल बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और